अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकसीम वाज़े नजर आ रही है। सियासी तनकीद और जजिस के रिमार्क से बढ़कर नौबत अब अलग अलग फैसलों तक आ गई है। कल 2 जजिस की जानिब से तफसीली फैसला आने के बाद आज हुकूमत ने भी चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक कानून साजी का फैसला कर लिया है। इस हवाले से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अहम खिताब किया और इसके बाद वफाकी काबीना का अहम इजलास भी हुआ और वफाकी काबीना ने अदालती इस्लाहात तरमीमी बिल का मुसविदा मंजूर कर लिया, जिसे अब से थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली में पेश भी कर दिया गया है और स्पीकर ने तरमीमी बिल लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेजने का फैसला किया है और कहा है कि कमेटी जल्द रिपोर्ट ऐवान में पेश करे। इसके अलावा हुकूमत ने अदलिया के हवाले से करारदाद पेश कर दी है, जिसके मुताबिक ये ऐवान तवक्को करता है कि आला अदलिया सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगी। ऐवान तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक वक्त में कराने का मुतालबा करता है और इंतखाबात से मुताल्लिक केस में 4-3 के तनासुब से फैसले की तायीद करता है। ऐवान मुतालबा करता है कि इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात में मुदाखलत न की जाए, आईनी मामलात की समाअत फुल कोर्ट करे। कौमी असम्बली ने मुत्तफिका तौर पर यह करारदाद मंजूर कर ली है, जबकि अदालती इस्लाह से मुतालिक जो बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया गया है उसके मुताबिक अज खुद नोटिस लेने और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर जजिस की 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया है। इस कमेटी में खुद चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। ये कमेटी पहले आर्टिकल 184(3) के तहत मज़कूरा मामले का जायजा लेगी और अगर उसे लगे कि यह बुनियादी हुकूक का मामला है तो फिर वो उस पर समाअत के लिए कम से कम 3 रुकनी बेंच तश्कील देगी, जिसमें कमेटी के अराकीन भी शामिल हो सकते हैं। अहम बात यह है कि इस वक्त चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के बाद 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जिन्हें चीफ जस्टिस ने अहम बेंचेस में शामिल ही नहीं किया है और इस वजह से मुसलसल सवाल भी उठता रहा है। मगर अब ये बिल आ गया है। मुजवजा तरमीमी बिल में मजीद लिखा है कि 184(3) के तहत जो फैसला आएगा इसके खिलाफ अपील को 30 दिन के अंदर लार्जर बेंच के सामने रखा जाएगा और फिर लार्जर बेंच ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन में समाअत शुरू करेगा। जबकि आर्टिकल 188 के तहत रिव्यू फाइल करते वक्त मर्जी का वकील करने का इख्तियार भी दिया गया है। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के इंतखाबात आगे बढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत जारी है और आज की समाअत में जजिस के अहम रिमार्क सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल का अज खुद नोटिस पर तफसीली फैसला सामने आने के बाद इबाहम पैदा हो गया था। ये बहस छिड़ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जिस मामले को सुन रही है वो काबिल समाअत भी है या नहीं। 2 जजेस ने अपने फैसले में वाज़े तौर पर लिखा है कि तहरीक इंसाफ ने जिस फैसले की खिलाफ वर्जी को चैलेंज किया है दर हकीकत वो फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही नहीं था। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह का वो फैसला था जिसमें उन्होंने अज़ खुद नोटिस को मुस्तरद कर दिया था। कल की समाअत के हुक्मनामे में भी एक जज ने यह लिखा है कि जो मामला हमारे सामने ज़ेर समाअत है अभी इसके काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला होना बाकी है। लेकिन आज जब समाअत हुई तो कल जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मिलकर फैसला देने वाले जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क दिए कि फैसला 3-2 का है या 4-3 का है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने भी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि अगर आप 1 मार्च के फैसले पर वजाहत चाहते हैं तो अलग से दरख्वास्त दें। आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि 1 मार्च के हुक्म में 2 जजेस ने फैसला दिया, लेकिन इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यह अलग केस है। 1 मार्च के फैसले पर मेरा जवाब है कि कानून सदर को इख्तियार देता है कि वो तारीख दें। अगर आप 1 मार्च के फैसले पर वजाहत चाहते हैं तो अलग से दरख्वास्त दें। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है। अदालती हुक्म नहीं था तो सदर मुमलिकत तारीख भी नहीं दे सकते थे। 1 मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय कर लिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि इस वक्त मुकदमा तारीख देने का नहीं मनसूख करने का है। जमहूरियत के लिए इंतखाबात जरूरी हैं। 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने फैसला दिया है। इन 2 जजेस की अपनी राय है, लेकिन इसका मौजूदा केस से कोई ताल्लुक नहीं है। एक संजीदा मामले को बाईपास ना करें। अटॉर्नी जनरल ने एक बार फिर कहा कि मौजूदा केस में इस्तदाही 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद की है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बेंच के अराकीन दरख्वास्त में उठाए गए सवाल का जायजा लेने बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार दरख्वास्त तक महदूद नहीं होता। इस मरहले पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने फुल कोर्ट बनाने की सदा कर दी और कहा कि दरख्वास्त है कि ये अहम मामला है, बेंच मुनासिब समझे तो फुल कोर्ट बना दे। इस मरहले पर कल जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ 4-3 का तफसीली फैसला जारी करने वाले जस्टिस जमाल मंदूखेल ने अहम रिमार्क देते हुए कहा कि 1 मार्च का फैसला कितने अराकीन का है ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। ये बता दें कि आइन 90 दिनों में इंतखाबात कराने का तकाजा करता है या नहीं करता। क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख मनसूख कर सकता है?
इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल मंदूखेल का मशकूर हूँ, तमाम कौमी इदारों का एहतराम लाजमी है। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि हर इदारे को अपनी आईनी हुदूद में काम करना है। तो चीफ जस्टिस ने अली जफर से मुकालमा करते हुए रिमार्क दिए कि आपकी आला क़यादत से भी ऐसे रवैये की तवक्को है। क्या आपने अपनी सियासी क़यादत से बात की है? पीटीआई को पहल करना होगी क्योंकि अदालत से रुजू उन्होंने किया है। मुल्क में इस वक्त तशद्दुद और अदम बर्दाश्त है। मुआशी हालात देखें, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। आपस में दस्तो गिरेबां होने के बजाय उन लोगों का सोचें। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो ये बहरान मजीद बढ़ेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि तहरीक इंसाफ अगर पहल करे तो ही हुकूमत को कहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में ये रिमार्क दे रहे थे, तकरीबन उसी वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में खिताब कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें काबीना से फैसला कराने का दर्ज देने वाले खुद भी अपनी काबीना से फैसले करवाएं। जिस तरह आज हर हफ्ते हम काबीना में हर मामला लेके जाते हैं, बाकी इदारों को भी काबीना में जाकर फैसले करने चाहिए। अगर ये काम हम कर रहे हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? वहां पर मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो जो हमें ये दर्ज देते हैं कि जनाब काबीना से फैसले करवाएं, खुद भी आप अपनी काबीना से फैसले करवाएं। उस तनाजुर में है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि हुकूमत का फैसला अकेले वजीर आज़म का नहीं बल्कि पूरी काबीना का फैसला होगा। अब अहम बात यह भी है कि चीफ जस्टिस आज सियासी जमातों को मिल बैठ कर फैसले करने का मशवरा दे रहे हैं, मगर खुद सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान इख्तलाफात पर सवालात उठ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल का जो फैसला आया है उसमें चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात पर संजीदा सवालात उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर नजरसानी की बात की गई है और लिखा है कि वक्त आ गया है कि हम वन मैन शो के इख्तियारात पर नजरसानी करें जो चीफ जस्टिस के दफ्तर के पास है। ये अदालत सिर्फ एक शख्स यानी चीफ जस्टिस के तनहा फैसले पर इन्हिसार नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को उसूलों पर मबनी एक निज़ाम के जरिए तमाम जजेस की मंजूरी के साथ रेगुलेट करना होगा। वन मैन शो चलाने का इख्तियार ना सिर्फ मौजूदा दौर से मुताबिकत नहीं रखता बल्कि ये अच्छी गवर्नेंस और जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। वन मैन शो इख्तियारात को सिर्फ एक हाथ में महदूद कर देता है और निज़ाम में ताकत के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक खला पैदा कर देता है। जबकि एक शख्स के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हो तो इस बात का शुबा होता है कि इदारा आमराना बन जाए, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सिर्फ एक शख्स की पॉलिसीज़ की पैरवी होती है, जिसमें यह इम्कान और रुझान हो सकता है कि वो लोगों के हुकूक और उनके मफादात के खिलाफ जाए। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा इदारा लोगों के तासुर से अपनी ताकत हासिल करता है। इस अदालत की पूरी इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है, इसलिए वन मैन शो को नजरसानी की ज़रूरत है क्योंकि यह मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को रोकता है, ताकत को एक जगह मरकूज करता है और आमराना निज़ाम के खतरे में इजाफा करता है। ये सितम ज़रीफ़ी है कि अदालत दीगर अवामी ओहदेदारों को तो ये बताती रही है कि उन्हें अपने सवाबदीदी इख्तियारात को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, मगर इसी मयार के तहत खुद को पाबंद करने में बुरी तरह नाकाम हुई है, जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस के पास आर्टिकल 184(3) के तहत सू मोटो लेने, बेंच बनाने और केसेस लगाने के लामहदूद इख्तियारात आ गए हैं। और यही वो इख्तियारात हैं कि जिसके तहत चीफ जस्टिस ने सू मोटो लेने और फिर केसेस शुरू करके उन्हें मखसूस बेंचेस में लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इदारे को शदीद तनकीद की जद में ला खड़ा किया है और अदालत के एहतराम और तकद्दुस को नुकसान पहुंचाया है। इस आईनी इदारे के जजेस के तौर पर हमारे फैसले और एमाल तारीख में रिकॉर्ड भी हो रहे हैं और उन पर तबसरे भी हो रहे हैं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सियासतदानों को मशवरा दे रहे हैं कि वो आपस में दस्तो गिरेबां होने के बजाय मुल्क और अवाम का सोचें, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट खुद बदतरीन तकसीम का शिकार है। पहले ना सिर्फ सियासतदान सुप्रीम कोर्ट के तर्ज अमल पर सवालात उठा रहे थे बल्कि जजेस के रिमार्क्स भी बता रहे थे कि अदालत के अंदर सब अच्छा नहीं है। और फिर कल 2 जजेस का तफसीली फैसला सामने आ गया है जिसमें अदालत के कंडक्ट और खुद चीफ जस्टिस के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर खुलकर तनकीद हुई है। आज की समात में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से इंतखाबात आगे बढ़ाए जाने से मुतालिक अहम नकात उठाए गए हैं। खासतौर पर फंड्स की दस्तियाबी और सिक्योरिटी की फराहमी से मुतालिक जजेस ने अटॉर्नी जनरल से अहम सवालात पूछे हैं और अहम रिमार्क्स भी दिए हैं। जजेस ने यह नुकता भी उठाया है कि अगर लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए निकाले जा सकते हैं तो इंतखाबात के लिए 20 अरब रुपए क्यों नहीं निकाले जा सकते। चीफ जस्टिस ने इंतखाबी अखराजात के लिए जजेस की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़ भी दी। जजेस ने यह सवाल भी उठाया कि दिफाई इदारे सिक्योरिटी देने से इनकार कैसे कर सकते हैं, जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है। चीफ जस्टिस से मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए जो आइन की तशरीह के मामलात को सुने। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के मामले पर भी यही हो रहा है और आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया है। जबकि आज दौरान समात अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत में इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की और कहा कि
कि ये अहम मामला है और बेंच मुनासिब समझे तो फुल कोर्ट बना दे, मगर चीफ जस्टिस ने यह इस्तदा नहीं सुनी और समाअत आगे बढ़ा दी। इसके अलावा वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने भी 2 जजेस के अलावा तमाम 13 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा हो रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को इस तनाज़े से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अपने खिताब में सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑडियो की तहकीकात का भी मुतालबा किया और कहा कि चीफ जस्टिस ऑडियो का फोरेंसिक कराएं। अगर ऑडियो झूठी है तो झूठे को सजा मिलनी चाहिए, अगर सच्ची है तो फिर सच सामने आना चाहिए। अभी एक ऑडियो आई और उस ऑडियो में एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बाज़ इंकशाफात किए गए। मैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा कि वो उस ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। अगर ये झूठी है तो पूरी कौम को पता चलना चाहिए कि झूठी है और झूठों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, मगर अगर ये सच्ची है तो सच सामने आना चाहिए। अगर इन जज साहब के खिलाफ सबूत अगर है तो उसमें हाथ कंगन को आरसी क्या है। सियासतदान तो 1 मिनट में जेलों में जाते हैं। कितने आला अदालतों के जज करप्शन पर निकाले गए, मैं जानना चाहता हूँ जनाब स्पीकर। और सियासतदानों के खिलाफ आंखें बंद कर एसेट बियॉन्ड मीन्स के केसेस बन जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इमरान खान से उस वक्त तक बात नहीं हो सकती जब तक वह कौम से माफी नहीं मांगता। जो अदलिया की तौहीन करे, जो इंसाफ को ना माने, जो कानून को ना माने, जो आइन से ना माने, उससे बात नहीं हो सकती जनाब स्पीकर, उससे बात नहीं हो सकती जब तक कि वो पूरी कौम के सामने आए और कौम से माफी मांगे। इसके अलावा आज की समाअत पर तबसरा करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया, इसके पीछे क्या मकासद थे और कौन कौन शामिल था। क्या इस अहम तरीन नुक्ते का इहाता किए बगैर जोर जबरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसले को कालीन के नीचे छुपा कर कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा? हरगिज नहीं। जबकि आज की समाअत पर तबसरा करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जस्टिस जमाल मंदूखेल ने फैसले के तनासुब को अंदरूनी मामला करार देकर हुकूमत की मुहिम के करोड़ों रुपए डुबो दिए। कल से आपको पता है कि मरियम नवाज की और नून लीग की और पीडीएम के करोड़ों रुपए ये बयानियाँ बनाने पे खर्च हो चुके हैं कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को वो अंडरमाइन कर सकें, सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर सकें। आज जस्टिस मंदूखेल साहब को ये क्रेडिट जाता है जिन्होंने ये करोड़ों रुपया हुकूमत का डुबो दिया, ये कह के कि ये हमारा इंटरनल मसला है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब मौजूद हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब जो तरामीम हुई है उस पर बात करने से पहले अभी एक करारदाद मंजूर हुई जिसमें भी कहा गया कि जी फैसला 4-3 का है। मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा फैसला 4-3 का है। जिस दिन फैसला आया आपने सबसे पहले उस दिन अदालत से निकलते ही कहा था कि 4-3 का है और कल जो मंसूर अली शाह साहब ने फैसला जारी किया उसमें उन्होंने भी 4-3 की बात कर दी। मगर जब आज समाअत हुई है तो जस्टिस जमाल मंदूखेल साहब जो कि उस फैसले का हिस्सा है उन्होंने कहा यह अदालत का अंदरूनी मामला है, वो बेंच का भी हिस्सा रहे। समाअत भी आगे बढ़ी, अटॉर्नी जनरल ने बार बार ये मामला उठाया कि जी उसी की तो समाअत हो रही है, मगर चीफ जस्टिस ने उसको मुस्तरद किया और कहा कि बेंच के अरकान दरख्वास्त में उठाए गए सवालात का जायजा लेने बैठी है, मगर सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार दरख्वास्त तक महदूद नहीं होता, यानी उसके अलावा भी आगे बढ़ सकती है। यानी बात आगे बढ़ गई है मगर आप 4-3 ही की बात कर रहे हैं। शाहजेब साहब, जहाँ तक तो बात फ़ैसले का है, फ़ैसला आपको पता है पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। जब एक दफ़ा दस्तखत हो के फ़ैसला जारी हो गया तो वो ओपन टू डिस्कशन है और फ़ैसला लिखने वालों ने 4 जज साहिबान ने बाहर कैफ ये राय दी है कि हम 184(3) की इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हैं। जमाल खान साहब ने इन हिज़ ओन विज़डम उन्होंने शायद उस वक़्त जो बहस का तनाजुर था उसके हवाले से कहा कि ये कोर्ट के अपने सोचने की भी बात है कि ज़ाहिर है कोर्ट के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो इसके ऊपर डिलिबरेट करे कि ये सूरत हाल क्यों कराई। लेकिन क्योंकि अभी समाअत जारी है, ये चैप्टर क्लोज़ नहीं हुआ, अटॉर्नी जनरल साहब वाज वेल विदन हिज लीगल राइट कि वो इसको एजिटेट करें, क्योंकि ये एक पब्लिक डोमेन में जब फैसला अनाउंस हो जाता है दस्तखत हो के तो वो पब्लिक डोमेन में भी चीज़ें आ जाती हैं। तो उन्होंने उस फैसले को पढ़ने के बाद आर्ग्यू किया और वो इस पर दोबारा बात भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप अंडर द कारपेट रख सकते हैं और कह सकते हैं कि जी बस ये इस पर मट्टी डल गई, आगे चलिए। ये एक आइनी और कानूनी मामला है और मेरे ख़्याल में ये बेस्ट टाइम है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे डिलिबरेट करके इस पे फैसला भी देना चाहिए। मगर तारड़ साहब मसला है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने बार बार कहा और चीफ जस्टिस साहब बार बार आगे बढ़ गए इस बात पर। उन्होंने कहा कि अब ये जो बात है कि तारीख दे सकता है या नहीं दे सकता और जो 1 मार्च का फैसला है बात उससे आगे बढ़ गई है कि इलेक्शन कमीशन सदर की दी हुई गई तारीख को बदल सकता है या नहीं बदल सकता। अदालत इस बात को देख रही है इस वक्त, वरना जो ओरिजिनल मामला था उसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने खुद ने अपने आप को बेंच से हटा लिया था, वो तो इस बेंच का भी हिस्सा है। जमाल मंदूखेल साहब जिन्होंने उस बेंच के बारे में कह दिया कि वो 4-3 का फैसला है, वो भी इस बेंच का हिस्सा है।
मेरे लिए ये बात बड़ी तकलीफ़ दे है। मैं ख़ुद इस इदारे से मुंसलिक हूँ। मैंने 30-31 साल ज़िंदगी के वकालत में गुजारे हैं। आज भी अपने आप को वकील समझता हूँ। मेरे लिए तो एक ये हैरानकुन बात है कि जब आप एक मामले में रिक्यूज़ कर लेते हैं रज़ाकाराना तौर पे, तो उसी मामले में जब दोबारा मैटर टेकअप हो, क्योंकि ये उसी कॉन्टीन्यूटी में आ रहा है कि उस फैसले के अमल दरामद के हवाले से शिकायत हैं और मुद्दा वही है कि इलेक्शंस 90 रोज़ में होने हैं या 90 से आगे जाने हैं और इलेक्शन कमीशन ने बेरिस्ट मिनिमम टाइम में अरेंज करना है कि नहीं करना, ये बातें हैं। तो एजाज़ुल हसन साहब को, अव्वल तो चीफ़ जस्टिस साहब को भी जुडिशल प्रेसिडेंट्स को और प्रोपराइटी को मद्देनज़र रख के मुनासिब होता अगर वो इसका हिस्सा ना होते, और जज साहब मौसूफ़ के लिए ख़ुद भी ये बहुत अच्छा होता कि अगर वो इस एस्पेक्ट को देखते और अपने पिछले फ़ैसले के मुताबिक इस बेंच से अपने आप को अलग करते। बारकैफ ये मामला भी जो हमारे सियासी जमातों के वकला हैं, उन्होंने आज ये इशू रेज़ करने की कोशिश की। उन्हें कहा गया कि कल आपको सुनेंगे, ये मामला अब अदालत में उठेगा। मैं इस पे इससे ज़्यादा बात नहीं करता। मगर अगर इसको, क्योंकि वो अलग केस था, ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं, ये वाला पॉइंट भी एड्रेस कीजिएगा जो आप कर रहे थे। मगर चीफ जस्टिस कह रहे हैं जल्द फैसला वो करना चाहते हैं। फैसला आ गया और इस बात के बावजूद आ गया कि आप कह रहे हैं वो 4-3 था और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं थी और ख़त्म हो गया मामला, तो फिर क्या करेंगे? हुकूमत कबूल करेगी, नहीं करेगी? इलेक्शन कमीशन कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा? अभी तो देखिए, अभी मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। मेरे लिए ये बात भी बड़ी तकलीफ़ देह है कि ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केस है। आज तक पाकिस्तान की मॉडर्न तारीख़ में 2 मुख्तलिफ इलेक्शंस नहीं हुए। जब 58(2)B के तहत भी कौमी असम्बली तोड़ी जाती थी, कई दफ़ा सूबाई असम्बलियाँ सदर नहीं थे तोड़ने चाहते, लेकिन फिर वो भी तहलील कर दी जाती थी कि इलेक्शंस इकट्ठे हों। आइन के आर्टिकल 224 की मंशा ये है कि जब इलेक्शंस हो रहे हों तो वहाँ पर निगरान सेटअप हो। हमने तारीख़ से सबक सीखे, जब 3 दिन का फ़र्क होता था तो उससे भी इलेक्शन इन्फ्लुएंस हो जाता था। 1977 के इंतखाबात पे जो कंट्रोवर्सी उठी कि वो हुकूमत ने करवाए थे, उसकी वजह से मार्शल लॉ आया। हालांकि अगर वहाँ पे निगरान सेटअप होता तो शायद रिज़ल्ट उसी तरह के होते। तो ये सारी बातें अदालत को समझनी चाहिए। ये मुफादे आमा का केस है। मुफादे आमा के केस को इस तरह सूरत में और ऐसे हेस्ट में नहीं डिसाइड करना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को सुन के इसका फ़ैसला होना चाहिए। इस दरख्वास्त को लाने वाली भी एक सियासी जमात और उसके अरकान पार्लियामेंट हैं। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर उनको टेक्निकल बुनियाद पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिनकी प्रेजेंस है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली में और जिनकी प्रेजेंस नेशनल असम्बली में है और उनकी हिस्ट्री है, उन्होंने आम इंतखाबात में कौमी असम्बली में भी उनके मेंबरान ने हिस्सा लेना है, उन पार्टीज़ के मौक़िफ़ को ना सुनना, इस बात पे दलील के बाद फ़ैसला ना करना कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए या पीसमील होने चाहिए। आइन का 224 का अगर एक शिक ये कहती है कि 90 रोज़ में होंगे, तो आर्टिकल 224 की 10 शिकें और भी हैं जो शफाफ इलेक्शंस के लिए केयर टेकर्स की अपॉइंटमेंट, उसके तरीके, केयर टेकर्स के इख्तियारात की बात करते हैं। आइन का आर्टिकल 218(3) भी है जो इलेक्शन कमीशन को कुल्ली इख्तियार देता है कि वो शफाफ, गैर जानिबदार और मुनसफाना इंतखाबात का इनकाद कराए। आइन में और भी ऐसी शिकें हैं। आर्टिकल 220 है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने यह डिसाइड करना है कि आया एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ उससे तावन कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, या वाकई सच कह रही हैं और माहौल ऐसा नहीं है कि उनसे वो काम करवाया जाए। तो खुदा के लिए अगर 63A के सदारती रेफरेंस में फ़ैसला करने के लिए आर्टिकल 17 पे जाके उसको इंपोर्ट करके रीड इन किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि वोट डाला तो जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, लेकिन वो गिना नहीं जाएगा, तो ये भी होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। यहाँ पे भी आइन के दीगर जो शिक्के हैं उनको ज़रूर और बारीक बीनी से देखना चाहिए और तमाम फरीकैन को तसल्ली बख्श हेयरिंग देनी चाहिए, उसके बाद फैसला हो, वरना ये फैसले हमेशा मुतनाज़े रहते हैं, इन पे उंगलियाँ उठती रहती हैं। मेरी अदालत की तकद्दस और तौकीर ये डिमांड करती है कि चीफ जस्टिस साहब बड़े मुतहम्मिल मिजाज हैं, वो तहम्मुल के साथ तमाम फरीकैन को सुने और इस मामले की नज़ाकत को सामने रखते हुए क्या अमरे मानी है कि सीनियर जज साहबान बेंच का हिस्सा नहीं होते, वो कौन सी वजूहात हैं कि लार्जर बेंच नहीं दिया जा रहा है, क्यों फुल कोर्ट नहीं दी जा सकती और क्यों उन जज साहबान को
या उन जज साहब को जिन्होंने खुद रजा कराना रिक्यूज किया दोबारा बेंच में आज भी फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया, मगर आज भी इस मामले को चीफ जस्टिस ने नहीं एड्रेस किया। अब एक चीज़ है जो जिसकी डिमांड की जा रही थी सीनियर वकला की तरफ से, बार काउंसिल्स की तरफ से, सुमोटो का इख्तियार और बेंच बनाने का इख्तियार, उसके ऊपर मुसलसल तनकीद होती रही है। और अब कल जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला लिखा है उसमें वन मैन शो की बात हुई, तमाम बात हुई, मगर साथ में यह भी कहा गया कि जो खुद अदालत का इख्तियार है रूल्स बनाने का, उसमें हमें तरमीम करनी चाहिए। मौजूदा हालात में अदालत इसको इस तरीके से भी तो ले सकती है कि अदालत की आज़ादी में ये मुदाखलत है और अदालत इसको टेकअप कर सकती है, नहीं टेकअप कर सकती। शाहजेब साहब, अगर तो कानून में ये लिखा होता कि जो केसेस की जो है हेयरिंग और जो बेंचेस की तश्कील है वो वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की कमेटी करेगी, तो ये बिल्कुल आज़ाद अदलिया पे हमला होता। कानून तो ये है, जो बिल है वो ये कहता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस, दो सीनियर मोस्ट जजेस इन सीनियरिटी, यानी कि प्यूनी जज और जज 2 जो हैं उनके बाद तीसरे नंबर के जज साहब, उनकी कमेटी होगी जो कि बेंचेस की तश्कील और केसेस की जो तकसीम है उसके बाबत में पॉलिसी देगी और वो फ़ैसला करेगी। कानून ये कहता है कि आइन के आर्टिकल 184(3) के बेदरेग इस्तेमाल को रोकने के लिए यही कमेटी एग्ज़ामिन करेगी कि आया जो पिटीशन आई है वो 184(3) के तकाज़े, यानी कि ये मुफादे आमा का केस है और इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व है, ये उसको करता है, ना कि कोई एक शीशे की बोतल निकल आने पे ये इख्तियार इस्तेमाल किया जाए। वैसे मगर आपको पता है ना कि मैं कह रहा हूं कि दो सीनियर जो जजेस हैं उनसे चीफ जस्टिस के जो मामलात हैं वो तो बेंचेस का हिस्सा नहीं होते। जैसे काजी फाइज ईसा हो, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हो, अहम बेंचेस का वो हिस्सा नहीं है, और आपने बेंच बनाने का इख्तियार और सुमोटो का इख्तियार दोनों उनके साथ शेयर कर दिया चीफ जस्टिस का। शाहजेब साहब, कवानीन जो हैं वो तो पोस्टेरिटी के लिए बनते हैं, वो तो आने वाली नस्लों के लिए बनाए जाते हैं। हम क्यों इसको समझ रहे हैं कि ये कानून इन 4.5 महीनों के लिए बनाया जा रहा है? दिस इज़ फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ये तो नस्लों के लिए कानून साजी है और उसमें पूरी एहतियात बरती गई है। आप ज़रा उसे शिक वाइज पढ़े, एक एक चीज़ बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताई गई। राइट ऑफ अपील नहीं था शाहजेब साहब, ये आखिरी अदालत है हमारे आइन के मुताबिक, हमारे इंसाफ के निज़ाम में। ना ये मामला सिविल कोर्ट में जाता है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, ना हाई कोर्ट में, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लैंड करता है और उसमें लोगों के लीगल राइट्स डिटरमिन कर दिए जाते हैं। यहाँ पे हुए लोगों की प्रॉपर्टीज़ लेके दूसरे के हवाले कर दी गई, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ के फैसले कर दिए गए और उन लोगों को अपील का राइट नहीं है। रिव्यू में आइन का आर्टिकल 188 बहुत नैरो स्कोप देता है। हमने इसकी तफसीलात रखी है, इंट्रा कोर्ट अपील प्रोवाइड पार्लियामेंट में इसकी बात की, मगर आपको नहीं लगता कि और दीगर सिविल सोसाइटी कानून बनने के बाद तहाशा इन पे रेजोल्यूशंस हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, मगर आप 30 रोज में अपील फाइल कर लेंगे, 2 हफ्ते में कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट से एक जनरल शिकायत लिटिगेंट को और वकला को यह है कि हाई कोर्ट्स में अर्जेंट केसेस 24 घंटे के अंदर फिक्स कर दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में ऐसी गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो रहा है। हमारे साथ मौजूद थे वजीर कानून। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, अदालत इस मामले को कैसे देगी। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले और मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले 2 सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब और अस्ताद मलिक साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, कल खुद अदालत के अंदर से ज़ाहिर फैसला आया, जैसे मंसूर अली शाह ने जो रूल बनाने का इख्तियार है उसमें तरमीम की बात की, वन मैन शो के खिलाफ बात की, बेंचेस बनाने सुमोटो के इख्तियार पर बात की, मगर आज पार्लियामेंट ने कानून बदलने का ही फैसला कर लिया है। जो तकसीम है वो आप देख ही रहे हैं, आपके ख्याल में किस तरीके से लिया जाएगा इसको? देखें किस तरीके से लिया जाएगा। जाहिर है कि पार्लियामेंट ने अगर ये कानून मंजूर कर लेती है तो उसके बाद ये कानून तो होगा। अब उसके बाद आया इस कानून को चैलेंज किया जा सकेगा कि 184(3) के अंदर अगर वो कानून चैलेंज होता है तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए फिर ये पहले तो सवाल पैदा होगा कि इस कानून के तहत 184(3) को बेंच बनाया जाए या पुराने तरीके के तहत ही बेंच बनाया जाए। लेकिन ओवरऑल जो सेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द जजेस, जिनमें ज़्यादातर वो जज साहबान जो कि चीफ जस्टिस बनने, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ चीफ जस्टिस की लॉट है आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, मासवाए 1-2 जज साहबान के, वो जो है वो उनके लिए मेरे ख्याल में ये उनकी देरीना एक मेरा ख्याल स्ट्रगल है, कोशिश है जो बहुत अरसे से चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर भी कि इस 184(3) के इख्तियार को रेगुलेट होना चाहिए और बेंचेस की तश्कील और मुकदमात की फिक्सेशन। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था जो कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी
गो के मुकदमात के कब कैसे लगेंगे, पॉलिसी चीफ जस्टिस के फ़ाइल जो है वो 1.5 साल से उनके ऑफिस में पड़ी है, वो वापस ही नहीं आई है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर जो डिस्कशंस होती है उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि कि मेजॉरिटी ऑफ द जजेस जो हैं वो इस नए कानून को किसी दूसरी या बुरी नज़र से देखेंगे। हसन मलिक साहब, आप बताइएगा, अगर 3 सीनियर जजेस के पास ये इख्तियार चला जाए सुमोटो लेने का भी और बेंच बनाने का भी चीफ जस्टिस के साथ, तो उनमें जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद आ जाएंगे। उनको तो किसी बेंच का हिस्सा ही नहीं बनाया जा रहा, उस पर ही इतनी तनकीद होती है और सवाल उठता है। तो आपके ख्याल में ये बड़ा आसानी से ले लिया जाएगा इस कानून साजी को, या चैलेंज हो सकती है या टेकअप किया जा सकता है? जी शाहजेब साहब, मेरा ख्याल है कि इसको सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन ज़रूर करेगी। एक तो मामला ये है कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से कोई भी ये है कि लेजिस्लेशन अगर पार्लियामेंट पास करती है तो वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। इवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी जो है वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। तो ये एग्जामिन किया जाएगा और ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि यही अमेंडमेंट कहा जाए कि जी ये फुल कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे देखे और वहाँ इसको कंसिडर करे। गो के इस वक्त जो जजेस हैं वो ये उनका ख्याल है कि जी ये जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं इनको रेगुलेट किया जाए, लेकिन मेजॉरिटी जजेस वो ये भी समझते हैं कि जी पार्लियामेंट के बजाय सुप्रीम कोर्ट खुद ही करे। लेकिन हमने देखा कि कुछ जजेस हैं जो कहते हैं कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, जब जजेस खुद ही अपने इख्तियारात को रेगुलेट नहीं करेंगे चीफ जस्टिस के इख्तियार को, तो फिर पार्लियामेंट कंपेल होकर करेगी। जैसा कि हमने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपनी रिटायरमेंट से 2 हफ्ते पहले एक ड्राफ्ट जो है वो फुल कोर्ट में रखा था और इसी किस्म की तकरीबन उन्होंने अमेंडमेंट सजेस्ट की थी कि सो मोटो की जुरिडिक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन उनके जो हमने देखा कि सक्सेसर थे साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद या मौजूदा चीफ जस्टिस, उन्होंने फुल कोर्ट की मीटिंग ही नहीं बुलाई। तो ये भी एक मामला उठेगा कि 3 साल जब आप फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं बुलाएंगे तो फिर क्या करे पार्लियामेंट। फिर ये मामला भी है कि 1 साल में हमने देखा कि जो सीनियर पुनी जज जस्टिस काजी फाइसा या जस्टिस सरदार तारिक को आपने किसी भी पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल सेंसिटिव केस में नहीं बिठाया, तो उस पर भी सवाल उठेगा। और आगे भी हम देख रहे हैं कि अगले 4-5 साल में जो चीफ जस्टिस के साथ जो सीनियर पुनी जज है उनके नज़रियात में एक बड़ा फ़र्क है। तो बेहतर यही है कि मेरा ख्याल है कि इसमें ये जो कमेटी है इसमें रैशनल है और इसी को जो है वो इंडोर्स होना चाहिए। लेकिन ये हो सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जब ये इसको एग्जामिन करे तो वो ये कह सकती है कि जी ये पार्लियामेंट नहीं कर सकती, हम फुल कोर्ट में जाएंगे, उस वक्त वो ये मामला रखें। लेकिन ये आर्टिकल 191 के तहत जो है वो इख्तियार है पार्लियामेंट के पास कि वो इस किस्म की लेजिस्लेशन कर सकती है और इसमें कोई अदलिया की आज़ादी सलब नहीं हुई है। और इसमें बल्कि ये है कि हमने देखा कि जो साबिक चीफ जस्टिस साहबान ने जिस तरीके से सो मोटो जुरिडिक्शन को इस्तेमाल किया, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को शेप दी। चाहे हम साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी देखें, चाहे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार देखें, चाहे वो गुलजार अहमद साहब ने 184 के तहत कराची में जो कुछ एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की। तो ये भी होता है कि जब चीफ जस्टिस चेंज होता है तो अगला चीफ जस्टिस उसकी ओनरशिप नहीं लेता। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छा ये कमेटी बनाने वाला मामला हम तो ये देख रहे हैं कि ये बड़ी जरूरत है, क्योंकि हमने ये आम बात है। मगर सिद्दीकी साहब, ये जो फुल कोर्ट वाली बात कर रहे हैं, फुल कोर्ट जो अहम आईनी मामलात हैं उस पर बार बार मुतालबा किया जा रहा है, बार काउंसिल मुतालबा कर रही है, हुकूमत ने मुतालबा किया, आज भी अटॉर्नी जनरल ने कहा, मगर चीफ जस्टिस नहीं बना रहे हैं। वजह क्या है? जो जजेस की अपनी आपस की तकसीम है, ये वजह है, या बैक टू बैक फैसले इतने सारे हैं जिनका रिव्यू भी नहीं हुआ, जिसमें 63 भी शामिल है, कहीं वो सारे के सारे ना टेकअप कर ले फुल कोर्ट, ये मसला है? क्यों नहीं बना रहे हैं चीफ जस्टिस फुल कोर्ट? देखिए, जो 63A के फैसले हैं, 63A का फैसला है, तो उस पर अगर देखा जाए तो रिव्यू ही होगा ना, तो रिव्यू वही बेंच सुनेगा जिस बेंच ने जो है वो फैसला दिया है। अब वो उसका ना लगना एक और अमर है। ज़ाहिर है कि ये चीफ जस्टिस का एक इख्तियार है कि वो कब मुकदमा फ़िक्स करता है। अब इसमें जो नई तरामीम आई हैं उसमें मुकदमात की फ़िक्सेशन के हवाले से भी एक बड़ी अहम जो है वो तरमीम आई है, और वो ये है कि अगर कोई अर्जेंट नौयत का मामला है, वो अर्जेंट नौयत की दरख्वास्त, क्योंकि उसके ऊपर फैसला चीफ जस्टिस ने ही करना होता है कि वो फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर हो या ना हो। अब उसके लिए एक टाइम फ्रेम मुकर्रर कर दिया गया है कि अर्जेंट केस की समाअत की दरख्वास्त जब आए तो वो 14 दिन के अंदर वो मुकदमा फ़िक्स होना चाहिए। तो उससे ये एक जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ मिसिंग केसेस जो है
उसको भी जो है वो संभालने की या उसको देखने की एक पार्लियामेंट की तरफ से एक तजवीज़ आई, और जो कि एक अच्छी तजवीज़ है, क्योंकि कई मुकदमात जो हैं वो बड़े बड़े इन्फ्रक्चर्स हो जाते हैं। जैसे कि अभी जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो हाई ट्रीजन का केस है उसके खिलाफ अपीलें, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की भी अपील यहाँ पे मौजूद थी, और वो कई साल गुजर गए और वो नहीं टेकअप हुआ, वो मामला कहाँ गया, किधर गया। इसी तरह से 63A के ऊपर रिव्यू का मामला है, वो भी चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो लगाते हैं नहीं लगाते हैं, तो उसको भी जो है वो सोचने की कोशिश की गई। जहाँ पर दूसरी तरफ ये जो है कि कॉलेजियम या कमेटी ऑफ जजेस की बात की गई है कि 184(3) का जो इख्तियार है उसके हवाले से और मुकदमात की फिक्सेशन के हवाले से कि वो बेंचेस कैसे बनेंगे, तो यही वो बात थी कि जो चीफ जस्टिस का इख्तियार था। अब ये जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर है, एक डिस्क्रिशनरी पावर है चीफ जस्टिस की, वो किसी तरह भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ जो है वो टकराव नहीं होता। तो ये कानून साजी मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई शायद बाकी तो जगह फुल कोर्ट नहीं बना, अगर ये मुकदमा चैलेंज होता है तो इसके ऊपर शायद फुल कोर्ट जो है वो बन सकता है। और फुल कोर्ट ना बनाने की वजह जो है वो जाहिर है कि ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल तो है कि लिटिगेंट की ख्वाहिश के ऊपर बेंच ना बन सकता है, ना ये भी असूल है कि जज कौन सा मुकदमा खुद कहे कि मुझे मेरे सामने लगाया जाए सुनने के लिए, ना ये जज का इख्तियार ना ये लिटिगेंट का इख्तियार है। तो वो सर्टन नौयत के मामला थे, तो उसके ऊपर जो है वो राय, क्योंकि फुल कोर्ट बनाने के हवाले से चीफ जस्टिस ने ही फैसला करना है। अब ये फैसला जो है वो 3 जज साहिबान जो हैं वो देखेंगे कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला ये बनता है तो किस हद तक बनता है, और फिर इसको देखने के लिए कितना बड़ा बेंच होना चाहिए। हसरत आप बताइएगा, फुल कोर्ट क्या वजह होगी जब बार काउंसिल, सीनियर वकला सब कह रहे हैं कि जी मामला इतने सारे आ गए हैं कि फुल कोर्ट के जरिए इस मामले को एड्रेस किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस मुल्क में पैदा हो गया है, क्यों नहीं बना रहे हैं चीफ जस्टिस? ये शाहजेब जो सवाल है ये हम आपस में भी साफ़ी करते हैं कि क्या वजह है कि क्यों चीफ जस्टिस इस मामले में रिलक्टेंट हैं। हालांकि मेरे ख्याल में तो अगर फुल कोर्ट बने तो चीफ जस्टिस अभी भी 1-2 जजेस में जो नज़रियाती डिवाइड है उसमें भी देखा जाए तो वो मेजॉरिटी में होंगे। लेकिन क्या वजह है कि वो जस्टिस काजी फाइसा के साथ किसी भी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल सेंसिटिव केस में साथ बैठना नहीं चाह रहे। इवन पीटीआई की तरफ से भी ये डिमांड हुई कि जी फोर्स तब होगी उस जजमेंट की जब सारे जजेस बैठेंगे, जब आप वो जजेस जिन पे एक किस्म की एलिगेशन है कि जिन्होंने माजी में हमने देखा कि पीटीआई के हवाले से और जो ऑडियो वीडियोस भी आई हैं उन्हीं को बिठाएंगे तो क्या मॉरल अथॉरिटी होगी जो आप फैसले दे रहे हैं, क्योंकि जजेस का मामला जो है उनके पास तो मॉरल अथॉरिटी होती है। लेकिन जो हमने देखा कि वो जब भी कोई बात हुई उसको उन्होंने कहा कि हम बाद में कंसिडर करेंगे, चाहे दोस्त मदारी के हवाले से जब रूलिंग उनकी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे भी आया मामला तो उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट नहीं बनेगा। अब तो बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि जी अब तो फुल कोर्ट बनेगा, लेकिन नहीं बनाया गया। मेरा ख्याल है कि उसकी वजह यही है कि जी उन चीफ जस्टिस जो है वो जो उनके साथ कंफर्ट फील करते हैं जिन जजेस के साथ, उन्हीं को मेजॉरिटी जो है वो उन्हीं के साथ बैठते हैं। यही चीज़ हमने जो है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से लेके अभी तक देखी है कि जो जजेस जो जिनके साथ चीफ जस्टिस की ज़हनी अमहंगी होती है उन्हीं को हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस में बिठाया जाता है। अब और ये जो है अब सवालात ज़्यादा उठ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आ रहा कि क्यों नहीं जो है वो उसकी वजह क्या है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और मौक़िफ़ मालूम करेंगे। आज चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से मुजवज़ा कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट कैसे लेगी, क्या स्ट्राइक डाउन की जा सकती है। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब मौजूद। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस कानून साजी को? देखिए, ये आइन के तहत ये हो सकता है। आर्टिकल 191 प्रोसीजर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने की इजाजत देती है। वो अब तक वो नहीं बना तो रूल्स ही चल रहे थे, तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है। असूली तौर पर आइन के मुताबिक हो सकता है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सो मोटो इख्तियार पर इन्होंने किसी हद तक कदगन लगाई है, वो अब सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं बल्कि ये एक कमेटी है जिसको
चीफ जस्टिस हेड करेंगे वो एक्सरसाइज करेंगे सो मोटो जुरिस्डिक्शन, या सो मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने के बारे में फैसला करेंगे। तो ये एक बुनियादी तब्दीली थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाने की कोशिश हो रही है, जिसमें बाहर कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये काफी अरसे से एक तरह से एक मुतालबा था वकला में भी बाल्स का भी कि ये स्वाबदीदी मामला जो है सिर्फ चीफ जस्टिस की हद तक ना हो, बल्कि इसमें एक कमेटी बनाई जाए जिसको वो हेड करे, ताकि बाई कंसेंसस केसेस जो है उनको सू मोटो पाल्स के तहत सुना जाए। मतलब और बेंच बनाने का अख्तियार, जिसपे भी जाहिर है बहुत ज्यादा सवालात उठते रहे थे। जी, इस पर भी ये क्वेश्चन काफी अर्से से चल रहा था कि बेंच की फॉर्मेशन भी जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस की स्वाबदीद पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए भी कमेटी होनी चाहिए ताकि बेंचेस की फॉर्मेशन के कोई असूल तय हो सके। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर ये इख्तियार अकेले चीफ जस्टिस से लेकर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 जजेस की कमेटी एक्सरसाइज कर ले। तो साहब अब इसमें मसला है, आपको लगता है कि जो एक तकसीम है और जो इख्तलाफात है वो मामला हल हो सकता है? क्योंकि चीफ जस्टिस तो जो 2 सीनियर तरीन जजेस हैं, जैसे काजी फायजी साहब, जैसे तारिक मसूद, उन्हें बहुत सारे बेंचेस में नहीं शामिल किया, जिस पर तनकीद और सवालात उठते हैं। अब उनके साथ मिलकर बेंचेस का फैसला करना, सूमोटो का फैसला करना, आप ख्याल में ये प्रैक्टिकली हो पाएगा इन हालात में जो इस वक्त मौजूद है अदालत में? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि इन सबको कोर्ट की इंटेग्रिटी खातिर एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात करने चाहिए, और चूंकि अब ये कानून के तहत इसकी रिक्वायरमेंट हो गई है तो उम्मीद है कि इससे मामलात बेहतर होंगे। मैं समझता हूँ चाहे ये एक्ट पार्लियामेंट का हो या ना हो, फिर भी चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूरी जज की आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मामलात में उन दोनों का इकट्ठे होना जरूरी है। यानी जुडिशल कमीशन में भी सरबराही चीफ जस्टिस की है, लेकिन उसमें सीनियर प्यूरी जज ने इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसमें भी दोनों इकट्ठे होते हैं। तो अगर उनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो ताकि काम जो है सुप्रीम कोर्ट का आसानी से और अच्छे तरीके से चलता रहे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि होना ही ऐसे चाहिए। जब इसमें क्या हो कि चीफ जस्टिस साहब कोई इनिशिएटिव लें, बेंचेस में शामिल करें, क्योंकि मुतादिद ऐसे बेंच पर हम ख्याल बेंच का इल्ज़ाम लगना, एक ख़ास मकसद के लिए बेंच का इल्ज़ाम लगना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी, बहुत हो रहा है, बल्कि ये जब से मौजूदा चीफ जस्टिस साहब आए हैं मुसलसल देखा जा रहा है कि इम्पोर्टेंट केसेस की हेयरिंग में जो बेंच बन रहा है उसमें काजी फाइसा साहब जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। हालांकि ये रवायत रही है और ये इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट की रवायत रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में हमेशा सीनियर मोस्ट जज बिठाए जाते हैं ताकि किसी को इतराज ना हो कि किसी मखसूस जज को क्यों बिठाया जा रहा है, जूनियर जज को क्यों बिठाया जा रहा है, सीनियर जज को क्यों इग्नोर किया जाए, इस किस्म की ताकि कंट्रोवर्सी ना हो। बल्कि इंडिया में एक दफा हुआ है कि एक चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में जूनियर जज को अपने साथ बिठाना शुरू किया, तो 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी हेडेड बाय गोगोई, उस वक्त वो सीनियर प्यूरी जज थे। उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल हमारी रवायत के खिलाफ है कि हम सीनियर मोस्ट जज हैं, हमें उन अहम केसेस के बेंच में नहीं शामिल कर रहे और जूनियर को कर रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी और इंडिया में भी अराइज हुई हैं। उसके बाद उस प्रोटेस्ट के बाद फिर ऐसा सुनने में नहीं आया। अब वो तरीकाकार उनका यही है कि उसमें सारे सीनियर जज होते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ भी ये कर लेना चाहिए और इसमें किसी किस्म की जिद और अना नहीं आनी चाहिए किसी भी जज की या चीफ जस्टिस की। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज सुबह में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।